थ्री टीम माबूदी की ओर से वो वीडियो राजीव की ओर से। आइए आप सबको हृदय से आपकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन काल में। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्यों के बाद का जो काल उसे हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं। ठीक है, इसमें शुंग वंश प्रथम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये है, इस किताब को अच्छी तरह जानते होंगे, इनको भी जानते हैं, ये गुरुदेव हैं। ठीक है, ये किसके गुरुदेव थे? मेरे आपके, बाकी पूरे भारतवासी के तो हैं, ये पूरे विश्ववासी के तो हैं। ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव थे और इन्हीं गुरुदेव की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जैसे अत्याचारी और निर्दयी शासक को समाप्त करके, पाटलिपुत्र से नंद वंश की सत्ता को समाप्त करके, मगध साम्राज्य जो था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मैं इसलिए इनको बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही वाक्पटुता से और बड़ी ही सत्यनिष्ठा के साथ में वास्तविक तथ्यों को उजागर किया है। इस किताब को पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से आप व्यवहारिक बनेंगे और वास्तविक बनेंगे, चीजों को सही तरीके से समझेंगे, वरना इस कपटी संसार में, मायावी संसार में ठगे जाएंगे। पढ़ाई के दौरान में कई सारी व्यसनें होती हैं, व्याधियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, आपको लेकर कहीं अलग दिशा में चली जाएगी। आए हैं पढ़ने और बन जाएंगे कुछ और, आए हैं IAS PCS बनने और करने लगेंगे कुछ और काम। ठीक है ना? पता है ना, अभी बॉलीवुड में न्यूज देख रहे हैं ना, बने गए कई सारे हमारे बॉलीवुड में इतने अच्छे लोग। हम लोग अपने घर में शाहरुख खान, सलमान खान जी एवं अन्य सभी लोगों, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोगों के बारे में हम लोग कैलेंडर में फोटो चिपका कर रोल मॉडल मानते हैं और वो लोग अच्छे लोग हैं। अब नाम नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, पता भी नहीं अब कितने लोग हैं। ड्रग्स कनेक्शन आ रहा है ना एंगल, अब बताइए, जो हमारे रोल मॉडल हैं, अब शायद वो ड्रग्स लेंगे तो पता नहीं अफीम, MD, पता नहीं क्या क्या होता है, गांजा, चरस, ठीक है, हेरोइन और पता नहीं क्या क्या, तो क्या होगा? तो उन सब से बचेंगे। ठीक ना? मोबाइल का लसन भी, व्यसन भी बहुत बुरी लसन होती है। दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, दिन भर फिल्में ही देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल इंटरनेट पर ही 24 घंटा में 10 घंटा 12 घंटा बिता रहे हैं, आलतू फालतू का समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज से बचना है तो चाणक्य चंद्रगुप्त मॉडल को अपनाना होगा। देखिए पहला ही श्लोक, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वही मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के किसी काम का नहीं। चाणक्य ने कहा, विद्या नहीं है तो कुछ नहीं है, जानवर के समान है। ठीक है, इनके जो 80% विचार हैं बिल्कुल सत्य हैं, अकाट्य हैं, प्रामाणिक हैं, वास्तविक हैं, व्यवहारिक हैं, जिसे अपनाया जा सकता है। 80% जो इनके जो विचार हैं वो प्राचीन हो गए हैं, महिलाओं के बारे में या अन्य जो कुछ विचार हैं 20-20% वो प्रासंगिक नहीं है, उसे नहीं माना जाए। लेकिन पढ़िए और इसको अपने तरीके से चीजों को समझिए। पूरे की चाणक्य नीति में ये चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी है, चाणक्य की जीवनी है। ठीक है, कैसे कैसे चाणक्य ने क्या क्या किया दिया हुआ। महर्षि पातंजलि का योग सूत्र है, नारद का भक्ति सूत्र है, वात्स्यायन का काम सूत्र, भारत का मुनि नाट्यशास्त्र, शुक्राचार्य के शुक्र निधि, कामंद की नीतिसार, धर्म सूत्र, मनुस्मृति, वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, संस्कृत महाकाव्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन साहित्य। इसी तरह से इसकी भी तेज महानता देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने दिया है। प्रथम 8 अध्याय से लेके ये 16 सप्तम कई सारे अध्याय इसमें हैं। चाणक्य का जीवन परिचय है, विभिन्न बारे में, नंदवंश के बारे में है, चाणक्य के बारे में है, तक्षशिला के बारे में है, कल्याणी, मगध, चाणक्य, राक्षस। ठीक है, चाणक्य नीति है ना, यही है। मैंने भी इसको पढ़ा, इसको पढ़िएगा तो कभी ठगे नहीं जाइएगा, वरना विद्यार्थी जीवन बहुत भटकाव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विद्यार्थी जीवन जीना अपने आप में बड़े सम्मान, गर्व व हर्ष की बात होती है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जीवन में सफल कितने लोग हैं देखते हैं कभी? इंद्रियों का व्यसन है, किसे भ्रमित नहीं करता है? अच्छा देखना, खाना पीना, पहनना सबको अच्छा लगता है ना भाई, तो भटक जाएंगे। इसलिए इनको अपनाइए, मजा आएगा, जिंदगी जिएंगे। मोटी वाली नहीं ले लीजिएगा, पतली वाली लीजिएगा, एकदम पतली वाली, जो मेन जो श्लोक वाली होगी पतली वाली, मोटा मोटा ग्रंथ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा पूर्व में कि किस तरह से पढ़ा ना आपने, हमने पढ़ा ना भाई कि हड़प्पा पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने क्या पढ़ा? वैदिक सभ्यता पढ़ा। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में आपको पता है, वैदिक सभ्यता के 2 भाग थे। एक क्या थे? ऋग्वैदिक काल पढ़ा पर हम लोग ने। दूसरा था क्या था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब आइए, हमने देखा था कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल का समय है और 1000 BC से लेकर 600 BC लगभग
ये उत्तर वैदिक काल का समय। ठीक है, हमने पढ़ा इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इसके बाद का जो काल आ गया है, क्या आ गया है, सो महाजनपद का काल है। ठीक है, महाजनपदों का काल है। ठीक है, महाजनपदों का काल। और महाजनपदों के काल में पता है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, महाजनपद क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो बसावट होती है ये क्या होता है भाई, क्या होता है, इंसान, मानव। ठीक है, मानव से क्या बना, कुल बना। अब हमारे दादा दादी पिता माता जी सब लोग मिलके क्या बने, कुल बना। ठीक है, कुल परिवार से क्या बनता है, ग्राम बनता है। कई सारे कुल, अब आपके गांव में भी कई सारे आप ही कि ना दादा परदादा जी के कुलवासी होंगे, ग्रामवासी होंगे, आपके गोतियां हैं, नैया हैं, जो भी लोग हैं, तो कुल से बन गया ग्राम। ठीक है, और ग्राम से क्या बन गया, जन बन गया। ठीक है, जन मतलब लोगों का समुदाय, लोगों का समूह। ठीक है, अरे भाई कई सारा गांव मिलेगा तो नहीं बनेगा जन। अब कई सारा गांव मिलेगा तो जन मतलब क्या होता है, आपका पंचायत समझ लीजिए, ब्लॉक समझ लीजिए, ब्लॉक का छोटा रूप जन बन गया। और कई सारे जन मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 20। ठीक, 20 मतलब समझ लीजिए क्या, अनुमंडल समझ लीजिए। कई सारे जन मिलकर क्या बनते हैं, 20 बनते हैं। ठीक है, और कई सारे 20 मिलकर क्या बनेंगे, जनपद। क्या बनेंगे, जनपद यानी जिला। कई सारे 20 मिलकर क्या बनते हैं, जनपद बन। मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, फिर आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आज भी उत्तर प्रदेश में जिले को क्या कहा जाता है, जिला मतलब जनपद ही कहा जाता है। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ से इंसान से कुल से हम लोग मानव की बसावट शुरू हुई। कुल से मानव के कुलों से ग्राम का क्या हुआ, ग्राम की स्थापना हुई। ग्रामों से जन की स्थापना हुई। ठीक है, और जन से 20 की स्थापना होगी। ठीक है, अनुमंडल जैसा है 20, और 20 से जनपद जिला की स्थापना होगी। ठीक है, देख रहे हैं ना, 20 से जनपद की स्थापना होगी। ठीक है, और जनपद से क्या होगी स्थापना, महाजनपद। क्या होगी, ये है महाजनपद। ठीक है, जनपद से भी बड़ा आकार है। देख रहे हैं ना, गोलाई के आकार में जैसे जैसे बढ़ रहा है उस तरह से समझिए कि ये अपने आकार में भी परिवर्तन हो रहा है और बड़ा हो रहा है। ठीक है, और आकार का मतलब क्या हुआ, आकार का मतलब होगा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। मैं भी ये भी बताऊंगा आकार में बढ़ोतरी हो रही है। क्या ये जो आकार है ना, इसकी बढ़ोतरी मतलब होता है क्या, कि सबसे पहले जब पहिया घूमती है, अर्थव्यवस्था की पहिया घूमती है। ठीक है, ये क्या है, आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, आर्थिक परिवर्तन के बाद क्या होता है, मैं बार बार बताता हूं, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, आर्थिक जब हो गया, रुपया पैसा हो गया, समाज के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में परिवर्तन हो गया, तब लोगों की सोच में परिवर्तन के साथ शासन व्यवस्था चाहिए। शासन प्रशासन का क्या नाम है, राजनीति, यानी कि राजनीति में परिवर्तन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक मतलब क्या हुआ, शासन हुआ। ठीक है, प्रशासन हुआ, है ना, शासन प्रशासन, राजा की नीतियां, ये सब में परिवर्तन हुआ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जब इसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है, तब इसके बाद परिवर्तन किसमें होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। संस्कृति में क्या आ गया, कि सभी चीजें आ गई, तो ये होगा फिर सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक ना, सांस्कृतिक परिवर्तन में सभी चीजें आ गई। इसके बाद फिर क्या होगा, संस्कृति जब बदलेगी, पूरा माहौल बदलेगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तब जाके पूरा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा संपूर्ण वातावरण पर। संपूर्ण वातावरण से हमारा तात्पर्य है पर्यावरण। पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है भूगोल वाला पर्यावरण नहीं, इतिहास वाला पर्यावरण, यानी कि इनकी समग्रता से इनके संबंधों को समझिए। ठीक है, इसमें क्षेत्रीय संबंध पर्यावरण में, ठीक है, उसके बाद में देशी संबंध, ठीक है, विदेशी संबंध, ठीक है, व्यापारिक संबंध, इसके साथ ही अन्य प्रकार के जो भी इनके संबंध हैं, इनके प्रवसन जो हैं, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों का जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, विभिन्न परिस्थितियां, जैसे आर्यन लगातार आ रहे हैं, संघर्ष का काल रहा है, यहाँ के देशी लोगों के साथ लगातार संघर्ष हो रहा है, तो ये विभिन्न परिस्थितियां हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और प्रमुख कड़ी होती है विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। इस समय काल विशेष में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या स्थिति है, इसका भी बड़ा इतिहास पर एक महत्व होता है। जैसे कि आपको पता है कि 1000 BC में जब लोहे की खोज होती है तो किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। और इस लोहे का प्रयोग जब हम लोग देखते हैं कि 600 BC में
कृषि कार्यों में किया जाता है। यही सामाजिक आर्थिक क्रांति का काल है ना, और यही छठी सदी ईसा पूर्व में ना ये महाजनपदों का निर्माण होता है। यही तो क्रांति है ना, एक तरह से क्रांति का काल है, और इसी क्रांति महाजनपदों का निर्माण होगा। देख रहे हैं ना, कुल 20 जनग्राम, कुल ग्राम, जन 20, जनपद, जिला, महाजनपद, और महाजनपद के बाद क्या बन रहा है? महाजनपद के बाद बनेगा महासाम्राज्य, साम्राज्य बनेगा, यानी साम्राज्य या क्या बनेगा? राष्ट्र बनेगा, ठीक ना। जो साम्राज्य कौन है? मगध साम्राज्य है, ठीक है, राष्ट्र भी बोला जाता है। और आगे चल के मगध साम्राज्य के बाद साम्राज्य से भी बड़ा क्षेत्र, आप देख रहे हैं ना, कहां तक ईरान है, सीरिया है, वहां तक संबंध है, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, मुगल का। तो उसके बाद का जो बनेगा वो क्या बनेगा? महासाम्राज्य बनेगा, महासाम्राज्य। यही महासाम्राज्य कौन है? मौर्य है। हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक के साथ साथ संपूर्ण वातावरण पर्यावरणीय हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। ठीक देख रहे हैं ना, मृदभांड है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है ना मौर्य काल में, देखते हैं ना, मृदभांड है, एनबीबीपी मृदभांड के साथ साथ अन्य मृदभांड भी है। इसके साथ साथ लोहे का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, पक्के ईंट हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन का क्षेत्र कहा जा रहा है, व्यापार है, वाणिज्य है, ठीक है। तो संपूर्ण परिस्थितियों कैसे इसको प्रभावित करती है, तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, संपूर्ण वातावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, इसके अलावे भी कुछ विशेष चीजों की भी भूमिका होती है, ठीक ना। कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जिनकी भी प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है, विशेष मुद्दों की भूमिका होती है। तो इन सब को एक होलिस्टिक अप्रोच बोला जाता है, और किसी भी चीज को समग्रता से पढ़ने, समझने, चिंतन मनन करने का ये तरीका होता है, जरिया होता है पढ़ने का। तो किसी चीज को आप पढ़िए तो इस समग्रता से पढ़िए, विशेषकर इतिहास तो ऐसे आपको समग्रता से पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो मैं एक बार अच्छे से समझिए, देखिए चीजों को समझिए अच्छे से, समझ गए हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। देखिए क्या है मौर्योत्तर काल, आइए समझिए चीजों को, क्रमबद्धता के साथ पढ़िए, सिस्टमैटिक तरीका से पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए, पढ़िए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, फिल्में देखिए। ये देखिए मौर्योत्तर काल है। मौर्यों के बाद में, जैसा कि हमने पढ़ा है, ऋग्वैदिक काल के बाद महाजनपदों का काल आया, बौद्ध जैन का काल आया, और इसी ऋग्वैदिक के महाजनपदों के काल के बाद में हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा, ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। और इसी मगध साम्राज्य में आगे चल के चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से, जैसा कि अभी मैं बताया आपको, चाणक्य, ठीक है, चंद्रगुप्त की सहायता से क्या बनेगा? मौर्य साम्राज्य बनेगा। और मौर्य साम्राज्य में आपने पढ़ा है किस तरह से मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार, अशोक महान, ऐसे ऐसे महान शासक होंगे। और अंतिम शासक कौन रहेगा मौर्य साम्राज्य का? अंतिम शासक रहेंगे कौन? बृहद्रथ। और इन्हीं बृहद्रथ की हत्या करेंगे, कौन करेंगे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। जब जब आप कमजोर होंगे, इतिहास गवाह है, आपको हत्या कर दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। दुनिया जंगल जैसा ही है, जो देश कमजोर पड़ता है, देखते हैं उस पर हमला होना, आतंकवाद की घटनाएं, चरमपंथ की घटनाएं शुरू हो जाती है। सीरिया जैसे देशों को देखिए, क्या उदाहरण है। कर्नल गद्दाफी का जो कौन सा था, याद कीजिए, इराक जो हुआ, इराक की स्थिति, पूरे मध्य एशिया की कितनी खराब स्थिति हो गई, शासन प्रशासन के नाम पर, जन जीवन मानवाधिकार के नाम पर, क्या स्थिति आप इमेजिन कर सकते हैं। तो बृहद्रथ को मारा गया, और इसके बाद बृहद्रथ के बाद मौर्य वंश का क्या हो गया? समाप्ति, मौर्य वंश खत्म। और अब आ गया, क्या आ जाएगा? शुंग वंश का मौर्योत्तर काल का शासन। मतलब मौर्यों के बाद के काल को, मौर्यों के बाद के काल को हम लोग मौर्योत्तर काल कहा जाता है, ठीक है। लगभग मौर्योत्तर काल हम लोग देखेंगे, लगभग ये काल रहा है 185 BC से लेकर लगभग जब तक गुप्त वंश की स्थापना 265 में श्रीगुप्त के माध्यम से गुप्त जैसे साम्राज्यों की स्थापना होगी। हालांकि उसके पहले भी सातवाहन जैसे बड़े साम्राज्य रहे हैं। इस बीच में विदेशी आक्रमण भी होता है, शुक, शक है, कुषाण है, पहलव है, पार्थियन है, ऐसे विदेशी आक्रमणकारी भी आएंगे। लेकिन पहले हम लोग ये सब कुछ काल पढ़ लेंगे, उसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों का हम लोग काल पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब जब आप कमजोर होंगे, अब जब तक बिंदुसार, अशोक महान जैसे शासक रहेंगे, मजाल नहीं किसी की है कि जो कि पाटलिपुत्र की धरती पर, मगध की धरती पर या भारत की धरती पर देखे ताके। और जैसे ही इनकी समाप्ति होगी, मौर्य वंश के बाद में ये सब वंश आएंगे और इनकी भी 100-150 सालों में समाप्ति हो जाएगी। वैसे ही बाहर से शक, कुषाण, पहलव, पार्थियन का आक्रमण शुरू हो जाएगा, और फिर एक संघर्ष की गाथा होगी। और आगे चल के फिर देखेंगे कि हम लोग गुप्त वंश का स्थापना, गुप्त साम्राज्य, और गुप्तों के बाद में और लगातार राजपूत काल में भी कई सारे परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होंगे। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर कमजोर होंगे तो फिर सिंध पर अरब का आक्रमण होगा, आगे चल के गजनी गौरी का आक्रमण होगा, कुतुबुद्दीन जैसे लोगों दिल्ली की कमान संभालेंगे, ठीक है। आगे चल के इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। आइए आगे पढ़ेंगे, तब तक देखिए
मरणोत्तर काल सुंग वंश। सुंग वंश का शासन है 185 से 75 बीसी, ठीक है। 185 बीसी ईसा पूर्व के पहले का काल है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बैक में गिना जाता है, बीसी बोला जाता है, और जन्म के बाद को एडी कहा जाता है, ठीक है। तो मरणोत्तर काल सुंग वंश। सुंग वंश क्यों कहा गया? उसके संस्थापक थे, उनका टाइटल सुंग था, पुष्यमित्र सुंग। ये ब्राह्मण थे, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ये ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, इसीलिए ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। सुंग वंश या ब्राह्मण वंश भी इनको कहा जाता है, ठीक ना। आइए, तो संस्थापक कौन? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग 185 बीसी, ठीक है। राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। राजधानी कहाँ थी? विदिशा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पाटलिपुत्र राजधानी नहीं रखे थे। पाटलिपुत्र के लोगों को बहुत प्यार था ना अशोक से, बिंदुसार से, तो ऐसे में इन्होंने राजधानी मध्य प्रदेश का जो विदिशा है, उज्जैन वाला क्षेत्र है, वहीं राजधानी रखेंगे, ठीक है। राजधानी विदिशा, संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, राजधानी विदिशा। मिनांडर को पराजित किया था, शक शासक। मिनांडर कौन थे? तो शक शासक थे मिनांडर, ठीक ना। ये इन्होंने मिनांडर को पराजित किया, ठीक है। पतंजलि, ये कौन है? महाभाष्य के रचनाकार हैं, महाभाष्य के रचनाकार हैं, और भारत में आयुर्वेद के क्या है? जनक हैं। आयुर्वेद के जनक आज भी देखते हैं ना, बाबा रामदेव, पतंजलि ब्रांड से इनके गुरुदेव पतंजलि है। योग के, आयुर्वेद में तो है, आगे चल के चरक भी, सुश्रुत भी रहेंगे, लेकिन योग के भी एक ब्रांड एम्बेसडर है पतंजलि। इनकी कृति है महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य में व्याकरण से संबंधित कई सारी चीजें हैं, व्याकरण है, योगा है, विभिन्न योग आसनों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, व्याकरण के बारे में बृहद ग्रंथ है पतंजलि का महाभाष्य। इनके दरबार में ये पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब आइए, यवन विजय के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध। यवन विजय मतलब विदेशी आक्रमणकारी, ठीक ना। शक, हून, कुषाण, ऐसे इनका आक्रमण भी लगातार चल रहा था। तो जो मिनांडर थे, ये हिंद यवन शासक थे, शक शासक नहीं थे। ये क्या थे? हिंद यूनानी शासक, यानी जो सिकंदर के बाद में पढ़े ना, सिकंदर के बाद में सेल्यूकस निकेटर के बाद उनको उत्तराधिकारी लगातार इस क्षेत्र पर रहेंगे, और यही इन्हीं के शासक रहेंगे मिनांडर, ठीक ना। और ये हिंद यूनानी शासक मिनांडर को यवन शासक बोला। यवन तो यूनानी, यवन यूनानी, यूनान से आए थे इसलिए ना। यूनानी शासक को पराजित करेंगे, तो इसी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत में अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक ना, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनके समय वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ है, जैसा कि पता है ब्राह्मण थे, तो वैष्णव धर्म को उत्थान करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रति इनका दृष्टिकोण बड़ा उल्टा रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण धर्म वाले हैं। तो कहा जाता है कि अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूप बनाए जाते, कई सारे स्तूप को इन्होंने ध्वस्त भी किया। हालांकि भरहुत स्तूप का इन्होंने निर्माण किया, और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में जो है उसका भी खिड़की, कुछ साज सज्जा के लिए काम किया था। लेकिन चलिए, वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ, संस्कृत भाषा का भी उत्थान होगा इनके समय में, ठीक है ना। पतंजलि महाभाष्य संस्कृत व्याकरण की किताब है। संस्कृत भाषा का उत्थान एवं ब्राह्मण धर्म का उत्थान, ठीक है, ब्राह्मण का उत्थान होगा, ठीक है। संस्कृत भाषा, ब्राह्मण का उत्थान, ठीक है। ब्राह्मण व्यवस्था को पुनर्स्थापन, वर्णाश्रम व्यवस्था, यही हुआ ना, वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, वर्णाश्रम व्यवस्था को परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। इसी में आएगा मनुवाद, ठीक है, जड़ता वड़ता आएगा। शासक जब कमजोर होते हैं, शासक जब धर्म को ज्यादा प्रश्रय देते हैं, तो इसी प्रकार की रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं। और पहला स्मृति ग्रंथ लिखा जाएगा मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति क्या है? उस समय के जो संपूर्ण नियम कानून थे, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक एक तरह से क्या है? सामाजिक विधायन है, ठीक है, रीति रिवाज है, सामाजिक विधायन है, रीति रिवाज है, कानून है ना, उस समय के रीति रिवाज है, ठीक है, रीति रिवाज है, कानूनों का संग्रह है, ठीक है, सामाजिक नीतियां हैं, है ना, सामाजिक नीतियां हैं। तो इन्हीं सब के माध्यम से समाज को, वर्णाश्रम व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक तरह से पूरे क्षेत्र में क्या किया गया था? लागू किया गया था। सामाजिक नीतियां थी, इसमें कई सारे मनुस्मृति में 80% बातें सही लिखी हुई है, लेकिन 20% बहुत ही निरर्थक एवं कूड़े में डालने वाली बातें लिखी हुई है, जिसको उठा के गड्ढा में फेंक देना चाहिए। ये सब शासन के लिए, अपने राजनीतिक औचित्य के लिए सब किया गया था, ठीक है। मैं मानता हूँ अभी पढ़ेंगे, हालांकि हम भी पूरा अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन जो भी पढ़े उसमें से पता है कि 70-80% चलिए आज भी उसकी चीजें ठीक है, समीचीन है, प्रासंगिक थी, लेकिन 20% चीजें हैं जो खास करके वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में ये बहुत ही फालतू, बहुत ही घटिया और बहुत अनाप शनाप लिखा हुआ है। हालांकि विवेचना नहीं करना चाहिए इन ग्रंथों के बारे में, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग एक पढ़ने लिखने वाले स्कॉलर हैं, छात्र हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन तैयारी करें, तो हमें चीज़ों को सच्चे रूप में जानना ये जरूरी है। हालांकि हम लोग किसी के धर्म को, मजहब को हम लोग कोई ठेस पहुंचाना या फिर उनको हम लोग ये करना नहीं चाहते, ठीक है। पढ़ाई के क्रम में इसको लिया जाएगा, ठीक है। हमारे सभी लोग, मीडिया के लोग, जो भी हमारे लोग हैं, इसको एक स्टडी क्रम में ही लेंगे, अन्यथा इसको नहीं लेंगे पढ़ाई के क्रम में, ठीक है। आइए,
ये हुआ मनु स्मृति। महत्वपूर्ण स्तूप क्या है इनके समय में, देखिए मैं बता रहा था, भरहुत स्तूप का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करेंगे, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण करेंगे। और वेशनगर एवं बोधगया, वेशनगर एवं बोधगया से भी कई सारे स्तूप के इन्होंने गिराया गया था। तो वेशनगर में भी कुछ साक्ष्य मिला है, बोधगया में भी कुछ निर्माण करवाए होंगे, पूछा नहीं प्रश्न जाता, लेकिन बस जानकारी के लिए देख लीजिए। ये भरहुत स्तूप का निर्माण इंपॉर्टेंट है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है, ठीक है, सब व्याकरण संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। पाणिनि की कौन सा है, पहले पाणिनि, ये इनसे पहले वाले थे, तो मतलब पाणिनि का लगभग काल आता है, कब आता है, 300-400 BC के समय का आता है, एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, बाकी आगे जैसा इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल जानकारी देंगे, ठीक है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था, ठीक है, अभी बताया ना, पतंजलि का टीका, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ था। अंतिम शासक इसके देवभूति रहेंगे, शुंग वंश के अंतिम शासक, ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक देवभूति रहेंगे। और इसके बाद 9वां शासक भागभद्र या भगवत रहेंगे, ठीक है। आइए, भगवत रहेंगे कि 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिटस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो विदिशा में का स्तंभ किससे संबंधित है, गरुड़ स्तंभ है, किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। किनके समय में किया था, कौन किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुंग वंश के 9वें शासक, याद रखेगा, अंतिम शासक देवभूति, अंतिम शासक शुंग वंश का देवभूति, लेकिन 9वां शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, भागभद्र, भागवत भी इनको बोला जाता है, क्योंकि वैष्णव धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म का प्रचार किया था, ब्राह्मणवाद का प्रचार किया था। और इन्हीं के शासन काल में 14वें वर्ष में तक्षशिला में, कहा, पाकिस्तान में जो तक्षशिला टोक, तो 14वें वर्ष में तक्षशिला में यवन शासक, पढ़े ना, यवन शासक जो हिंदी यूनानी शासक रहेंगे, एंटियालकिटस का राजदूत, इंपॉर्टेंट है, इनके एंटियालकिटस का राजदूत हेलियोडोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलियोडोरस का विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ लेख, हेलियोडोरस विदिशा में, वही मध्य प्रदेश विदिशा में, वासुदेव के सम्मान में, किसके सम्मान में, वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, ठीक है। भागवत धर्म का उदय हुआ, भागवत मतलब वही वैष्णव धर्म का उदय हुआ, जिसके प्रधान क्या रहेंगे, विष्णु रहेंगे, ठीक है, इसका उदय होगा। अलवर नैनर चल के आगे चल के होगा 6वीं से 7वीं सदी में, अलवर नैनर, दक्षिण में विकास होगा धर्म का, वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू होगी, ठीक। आइए, शुंग कालीन कला, कुछ कला देख लीजिए, कला क्या है शुंग काल में भाई, कला एवं संस्कृति, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, ठीक है, विदिशा का गरुड़ ध्वज, वही मध्य प्रदेश वाला विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो स्थापित किया गया, ठीक है, हेलियोडोरस के द्वारा। भाजा का चैत्य एवं महाविहार, ठीक ना, भज, ठीक है, भज देख लीजिएगा, भज का चैत्य है एवं महाविहार है, ठीक ना, वही बौद्धों को रहने के लिए हुआ, वही एवं अन्य संप्रदाय को रहने के लिए महाविहार, इस तरह से पहाड़ की गुफाओं को काटकर बनाया जाता है, ठीक ना। आपका भी मौका मिलेगा तो यहाँ जरूर जाइएगा, जहानाबाद में जो है ना, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी, जहानाबाद में यहाँ भी आप देखिएगा, कारले है, आगे चल के देखेंगे, कारले, अजंता, एलोरा है ना, एवं अन्य भज की गुफाएं हैं, भज के चैत्य हैं, चैत्य महाविहार हैं। चैत्य होता था, क्या था, पूजा स्थल था, प्रार्थना गृह था, ठीक ना। महाविहार क्या था, निवास स्थान था, और चैत्य होता था इन लोग का प्रार्थना गृह था, क्या था, इन लोग का प्रार्थना गृह था, ये हुआ चैत्य, ठीक ना, चैत्य था प्रार्थना गृह। और एक ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक ना। आइए, अजंता का 9वां चैत्य बनाया, अजंता नासिक कारले का चैत्य, ठीक है। ये जो तीनों है, भज, अजंता, नासिक, ये सातवाहन शासक भी बनाएंगे, ठीक ना, ये मुख्य रूप से सातवाहन शासक इसका निर्माण करेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा तो सातवाहन काल में इसको दीजिएगा, ठीक ना, सातवाहन शासक, सातवाहन काल में ही ये इसका निर्माण होगा, बस जानकारी के लिए दिया गया, ठीक है। तो विदिशा गरुड़ स्तंभ इनके काल में होगा, लेकिन भज का चैत्य और महाविहार, अजंता का, ठीक है, अजंता का चैत्य, अजंता चलिए 9वां स्पेसिफिक दे दिया, अजंता का चैत्य, महाविहार, नासिक कारले का चैत्य, ये सब किनके समय में हुआ था, ठीक है, मुख्य रूप से सातवाहन शासकों के समय में इसका विकास हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ, शुरुआत इसकी हुई थी शुंग काल में ही, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो विकास हुआ शुंग काल के बाद सातवाहन शासक में। तो जब आएगा इसके बारे में कि भज, अजंता, एलोरा, अमरावती, इसका विकास, तो सातवाहन, ठीक है, सातवाहन याद रखना है, भज, अजंता, नासिक का विकास, सातवाहन। अभी एक बिहार बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इससे इनको श्रेय, ये सातवाहन शासकों को श्रेय जाता है, भज, अजंता, नासिक, कारले की चैत्य महाविहारों के निर्माण में, ठीक ना, सातवाहन शासक, ठीक है।
अब आइए इसके बाद कण्व वंश की स्थापना होगी। अब यहाँ पर अंतिम शासक हम लोग देवभूति पढ़े थे ना, तो देवभूति के बाद में देवभूति की हत्या हो जाएगी और कण्व वंश की स्थापना होगी 75 से 30 BC, ठीक है। संस्थापक वासुदेव रहेंगे 73 BC में, ठीक है। ये वासुदेव वो वासुदेव मंत्र है, दूसरे वासुदेव है, एक नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। अंतिम शासक सुशर्मा, स्पष्ट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना कण्व वंश में, बस इतना ही पढ़ना है। कण्व वंश की जो संस्थापक हैं वासुदेव हैं, वासुदेव कण्व हैं 73 ईसा पूर्व में, अंतिम शासक सुशर्मा हैं, बस हो गया, ठीक। अब आइए आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश का क्षेत्र था लगभग पूरा मध्य दक्षिण भारत का क्षेत्र था, ठीक ना। और वही मैं बता रहा हूं कि अजंता कारले नासिक के जो चैत्य थे इन्हीं के समय में निर्माण किए गए थे। संस्थापक तो हम शिमुक रहेंगे, ठीक है। संस्थापक किसके रहेंगे? शिमुक। प्रथम शासक, संस्थापक कम प्रथम शासक पूछा जा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो शिमुक है। राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। राजधानी कहाँ है? तो प्रतिष्ठान है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठन भी बोला जाता है, प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक है। संस्थापक शिमुक, प्रथम शासक, राजधानी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अब आइए इसके शासक हैं, कौन कौन शासक हैं? तो सातकर्णी प्रथम शासक हैं, प्रथम योग शासक हैं। उपलब्धि का ज्ञान, नगनिका का नाना घाट में नासिक प्रशस्ति है। नगनिका का नासिक प्रशस्ति, ठीक ना। नाना घाट अभिलेख इसको बोला जाता है, नगनिका का नाना घाट अभिलेख, ठीक ना। अभिलेख या प्रशस्ति, नगनिका का नाना घाट अभिलेख या प्रशस्ति, ठीक है, इनके समय में हुआ, ठीक है। नगनिका नासिक में है, इसका नाना घाट अभिलेख, ठीक ना, सातकर्णी प्रथम के समय में, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक रासु यज्ञ भी किए। चलिए बस इतना जानना है कि अब इतना नहीं कितना किए क्या किए थे, लेकिन बस यही समझना है कि चलिए ठीक है, अश्वमेध यज्ञ और रासु यज्ञ किए थे, ठीक है। हो गया सातकर्णी प्रथम के बारे में। कुछ और ये जानकारी है सातकर्णी प्रथम के बारे में, क्योंकि व्यापार काफी समृद्ध हो गया था इस समय। जब व्यापार में समृद्धि आई तो बहुत सारे सिक्के चलेंगे इस समय। सिक्के में चांदी, शीशे, प्रोटीन, तांबा इत्यादि के। तो चांदी के सिक्के, एक गुब्बारा फूटा, आइए चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति भी रही है, ठीक है। बस ऐसे ही जानने के लिए चांदी के सिक्के इनके समय चलाए गए थे। अब आइए हाल प्रथम एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। 11वें शासक हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि 17वां शासक है, नहीं उतना नहीं पढ़ना है, याद नहीं रहेगा छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं पढ़ना। बस हाल शासक है। इन्होंने क्या किया? गाथा सप्तशती का रचना किया, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है गाथा सप्तशती। प्राकृत भाषा का एक बहुत महान ग्रंथ है। पूछा जा सकता है गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है, या हाल प्रथम ने कौन सा पुस्तक रचा है, तो हाल प्रथम ने कौन सा ग्रंथ गाथा सप्तशती को रचा है, गाथा सप्तशती, ठीक है। अब आइए गुणाढ़ है, प्राकृत भाषा। गुणाढ़ भी एक बहुत बड़े विद्वान है। गुणाढ़ क्या लिखे? इन्होंने प्राकृत भाषा में बृहत कथा लिखा, बृहत कथा मंजरी, ठीक ना। बृहत कथा मंजरी किसकी कृति है? तो गुणाढ़ की कृति है। तो हाल की कृति क्या है? गाथा सप्तशती, और गुणाढ़ की कृति है प्राकृत भाषा में दोनों बृहत कथा मंजरी है, ठीक है। सर्ववर्मन ये क्या लिखेंगे? संस्कृत व्याकरण में का तंत्र लिखेंगे, का तंत्र, इनकी किताब है का तंत्र। संस्कृत व्याकरण में ये लिखेंगे सर्ववर्मन की कृति है का तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। हाल प्रथम गाथा सप्तशती, गुणाढ़ बृहत कथा मंजरी, सर्ववर्मन संस्कृत व्याकरण में का तंत्र। अब आइए अब दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक हैं ये हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र से नाम ही कहा जाता है क्या ये जो समाज था ये मातृशतात्मक जैसा था। हालांकि उस समय तो रहा नहीं होगा मातृशतात्मक, लेकिन महिलाओं की या महिला शासकों की प्रधानता रही होगी, इसलिए अपनी माओं के नाम पर ये जो राजा हैं इन्होंने अपना नाम रखा। तो गौतमी पुत्र यानी गौतमी जी के पुत्र सातकर्णी, ठीक है। 106 से 130 ईस्वी इनका कार्यकाल। अब ईस्वी सन में हम लोग प्रवेश कर गए, ठीक ना, पहले बीसी था, अब ईस्वी में आ गए। सबसे प्रमुख राजा हुए हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ छीन लिया। जैसा कि आपको पता है कि शक जो थे मालवा एवं काठियार में ये अपना स्थापन, इधर मैप में देखिए, ये जो क्षेत्र है ये है मालवा काठियावाड़ का क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाला, ये मालवा है विंध्याचल पर्वत के आसपास। और ये जो अभी का गुजरात है ये काठियावाड़ प्रदेश है, ठीक ना। ये गुजरात का क्षेत्र है, काठियावाड़ प्रदेश है। और यहाँ पर प्रथम सदी द्वितीय सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व में एवं बाद में भी शक, कुषाण, हूण विभिन्न शासकों के द्वारा ये क्षेत्र नियंत्रित रहा। विदेशी आक्रमणकारी शुरू हो गया था तो इन क्षेत्रों पर। वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि शकों ने मालवा शकों से ये जो क्षेत्र था शक क्षत्रपों ने छीन लिया था। तो आगे चल के शक क्षत्रपों से यही गौतमीपुत्र सातकर्णी क्षेत्र को
छीनेंगे। और गौतमीपुत्र सातवाहन शासन का पूरा ये क्षेत्र रहेगा, ये सब सातवाहन शासन द्वारा अधीन है। और राजधानी इनकी महाराष्ट्र में यहाँ रहेगी, प्रतिष्ठान पैठण औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में इनकी राजधानी रहेगी और इनका शासित ये सब सारा क्षेत्र रहेगा, ठीक है। बाकी इधर अन्य शासक भी रहेंगे उस समय भी, लेकिन मुख्य रूप से इनका ये क्षेत्र रहेगा। और यही काठियावाड़ प्रदेश से मालवा काठियावाड़ प्रदेश से शकों को ये यहाँ से पराजित करेंगे, ठीक है। नासिक अभिलेख में इनके विजय का उल्लेख है, ठीक है, याद रखिएगा। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी से। किसके उपलक्ष्य में? शकों से विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, शकों से विजय के उपलक्ष्य में। अब आइए, एक और शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की विशेषता देखिए, अंतिम शक्तिशाली शासक है, व्यापार एवं यात्रा का प्रेमी है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य का काल रहा है, ठीक है। और सिक्के पर मछली, शंख और जहाज का चित्र। सिक्के पर चूंकि समृद्धि का काल है तो मछली, शंख, जहाज। जहाज से क्या हो रहा है कि नाविक के माध्यम से, नौकाओं के माध्यम से क्या हो रहा है? व्यापार। और यही व्यापार है ना, रोम, भारत में व्यापार। और व्यापार कहाँ से हो रहा है? रोम, पूरा यूरोप से व्यापार हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कहाँ यूरोप है, और दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में हम लोग कहाँ से व्यापार कर रहे हैं। यही है ना, नौका, नाविक, जहाज का दृष्टिकोण दर्शाया गया है। सिक्के पर मछली, संग, जहाज, ठीक है, व्यापार के प्रेमी रहे हैं। सातवाहन वंश के अंतिम शासक को देख लीजिए कौन? पुलवामी चतुर्थ हैं। पुलवामी चतुर्थ इतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं, बीपीएससी में कम ही पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए बताया जाता है। देख लीजिएगा मोटा मोटी, कहीं पूछ दे। एग्जाम का क्या पता, एग्जाम का कोई मोड थोड़ी ना होता है, ऐसे बीपीएससी जैसे एग्जाम का कोई मोड भी नहीं है, पता नहीं कब कहाँ से क्या पूछ दे। तो पुलवामी चतुर्थ अंतिम शासक है। अब देख लीजिए सातवाहन शासकों की भाषा क्या रही? प्राकृत भाषा है, ठीक है। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया? ब्राह्मणों को इन्होंने क्या देंगे? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देंगे, ठीक है ना। ब्राह्मणों को, भाई ब्राह्मण शासक जो शासक हैं, ब्राह्मण सामंत है या ब्राह्मण काम सामंत का इस समय कोई जोड़ नहीं था, तो ब्राह्मणों को ये क्या देंगे? भूमि अनुदान, लैंड का प्लॉट देंगे, ठीक है। आप इस लैंड को रखिए, इसका मालिकाना आपके पास नहीं है, बस इसमें से राजस्व कर वसूलिए और इसमें से जो भी होगा आप अपने खर्चे के लिए रखिए, ठीक है। कभी कभी नजराना जो होता था ये देते थे। आगे चल के यही भूमि अनुदान हम देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में, चूंकि ये रहेंगे जिसको दिया जाएगा भूमि अनुदान, ये बहुत मजबूत हो जाएंगे ये जो, और यही चल के आगे चल के सामंत का रूप ले लेंगे और ये जमीन पर अपना कब्जा और नियंत्रण कर लेंगे और बड़े बड़े जागीरदार बन जाएंगे, सामंत, उप सामंत, महासामंत, ठीक ना। यही राजपूत काल का समय आएगा, ठीक है। राजपूत ये मध्यकाल में, जो प्रारंभिक मध्यकाल 750 के बाद ये पराकाष्ठा पर जाएगी। तो अभी बस इसकी शुरुआत हो रही है भूमि अनुदान की, और यही भूमि अनुदान आगे चल के सामंतवादी व्यवस्था का क्या करेगा? जन्म देगा। अभी नहीं, अभी सामंतवाद का एक शिशु है, सामंतवाद का शिशु तैयार यहाँ हो रहा है, गर्भ में सामंतवाद आ रहा है। तो पूछा जाएगा कि भूमि अनुदान व्यवस्था किसके काल में शुरू हुई, तो क्या कहेंगे आप कि भूमि अनुदान व्यवस्था हुई सातवाहनों के समय में शुरू हुई। मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा हम बताए ना, समृद्धि थी, संपन्नता थी, तो चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसे, विभिन्न तत्वों, विभिन्न धातुओं की मुद्राएं प्रचलित हो गई। देख रहे हैं ना, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसे इत्यादि की मुद्राएं चलने लगी। सातवाहन ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, जैसा कि आपको पता है। आप देखें राजधानी इनकी पैठण महाराष्ट्र में थी, तो इनका नियंत्रण उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्षेत्र में था, तो ये सेतु का भी काम किया। महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां देख लीजिए क्या क्या है। कारले का चैत्य, अजंता एलोरा, अमरावती कला। अमरावती क्या है? अमरावती अभी आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। और अमरावती को हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ विकसित किया जा रहा है और इसको प्राचीन काल से भी जोड़ा जा रहा है। इस समय अजंता एलोरा, जिंदगी में मौका मिलेगा तो अजंता एलोरा जरूर घूमिएगा। भारत का हॉट है, कलेजा है भारत का, कला संस्कृति। आप देखिएगा, देखकर दंग रह जाएंगे कि क्या कला है। ये अजंता एलोरा का निर्माण, अमरावती कला का विकास हुआ, कारले का चैत्य, ठीक ना। कारले का चैत्य इस समय की महत्वपूर्ण कृति है। तो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सातवाहनों की विशेष भूमिका रही है, ठीक ना। यदि कहा जाए कला संस्कृति, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कला संस्कृति की अशोक यानी मौर्य काल से शुरू होती है विशेषकर, ठीक ना। मौर्य से शुरू होगी, मौर्य काल से, और मौर्योत्तर काल में देख रहे हैं ना, मौर्योत्तर काल में इसका
कैसे विकास हो रहा है। और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि सातवाहन शासकों की इसमें विशेष रुचि रहेगी, सातवाहन शासकों की, ठीक ना। सातवाहन शासकों की इसमें विशेष रुचि है। और आगे चल के देखेंगे कि कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क भी इसमें विशेष रुचि दिखाएंगे, ठीक ना। और बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे कनिष्क, ठीक है। बौद्ध धर्म, वसुमित्र इत्यादि जैसे विद्वानों को भी संरक्षण देंगे। तो ये हो गया इतिहास प्राचीन काल में सातवाहन वंश। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को समझिए, चिंतन मनन कीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, लुसेंट की किताब पढ़िए, और भी चीजों को स्टडी कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, कुछ अच्छी फिल्में देखिए, दोस्तों से डिस्कशन कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं तो सर से पूछिए, ई लर्निंग साइट्स को जाइए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वो फॉलो कीजिए, ठीक है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, है ना। 2-3 साल की मेहनत पूरे जिंदगी में ऐशो आराम से आप बिताएंगे, भारत माँ की सेवा करेंगे। खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो भारत माँ की सेवा क्या करेंगे, नया बिहार नया भारत क्या बनाइएगा। तो चीजों को समझिए और समग्रता से पढ़िए, वैज्ञानिक तरीके से पढ़िए, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिए, ग्रुप पे स्टडी कीजिए, ठीक है। बेसिक्स बुक्स पढ़िए, बेसिक्स बुक्स पढ़िए, यानी एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, टेक्स्ट बुक की किताबें पढ़िए, ठीक ना। आइए इसी के साथ में मैं आपकी सफलता के लिए और भी बहुत सारी शुभकामना देता हूं। आपकी सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामना टीम महाबोधि की ओर से, वीडियो राजीव की ओर से। और भाई चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए ना। गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हैं आप, कुछ नहीं ना। तो बस केवल क्या करना है, चैनल को थोड़ा लाइक कर दिए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिए हैं, 2-4-5 मित्रों के भी शेयर कर दिए हैं। अच्छा है ना, ज्ञान को बंद थोड़े ना रखना है। अब हम रखते तो शहीद हो जाते, मर जाते। अच्छा है ना, अपने भाई बंधुओं को, अपने हिंदी माध्यम के छात्रों को, विशेषकर अपने गांव गरीब के छात्रों के बीच जो हमने सीखा, जो हमारे मित्रों का अनुभव है, वो मैं साझा कर रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेवारी है ना कि इसका प्रचार प्रसार कीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए, और भी लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का भी तो मनोबल बना हुआ रहेगा, ठीक है। आइए इसी के साथ आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत क्या दिल से, हृदय से कामना करता हूँ। आइए सबको नमस्ते।